सवाल के साथ के शर्मा जी, चाहे भूपिंदर सिंह हुड्डा हो, अशोक गहलोत हो, कांग्रेस पार्टी के तमाम दूसरे नेता, सुप्रिया श्रीनेत ने भी कहा कि 3 बजे तक इंतजार कीजिए, अंतिम विजय तो कांग्रेस की ही होगी हरियाणा में। के शर्मा जी। नहीं देखिए, नहीं मैं तो जो अभी परिणाम सामने हैं चित्रा जी, मैं उसके आधार पर अभी कह रहा हूं कि जिस ढंग से 49 सीट भारतीय जनता पार्टी को अभी आप दिखा रहे हैं रुझानों में, और 45 का बहुमत है, हम 4 आगे हैं। मैं समझता हूं अंतिम होते होते तक ये संख्या और बढ़ेगी और हम निश्चित रूप से हरियाणा में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। मैं तो चित्रा जी वहां 1 सवा महीने रहा हूं रोहतक में, और मैंने परिस्थिति देखी है जो अभी आप परिचर्चा कर रहे थे, चर्चा कर रहे हैं। जिस ढंग से खुलेआम कांग्रेस पार्टी ने वहां पर उनके प्रत्याशियों ने भ्रष्टाचार की बात की, खर्ची और पर्ची को पुनः लागू करने की बात की, यहां तक इनके प्रत्याशियों ने कहा कि हम जो है पहले अपना घर भरेंगे, अपने रिश्तेदारों को नौकरी देंगे। उसको लेकर बहुत रोष था जनता के बीच में। जानते थे कि यदि कांग्रेस की सरकार आएगी तो फिर से यहाँ पर भ्रष्टाचार बढ़ेगा, फिर से यहाँ पर गुंडागर्दी बढ़ेगी, फिर से यहाँ बीजेपी शहरी क्षेत्रों में आगे है। के शर्मा जी, हालांकि थोड़ा इंतजार करना होगा, इस पर भी आपकी टिप्पणी। और आपने कहा कि आप 1 सवा महीने रह कर आए हैं हरियाणा में, 18 जगह। मैं एक बात और बता दूं, जिस ढंग से 10 साल की हमारी वहां सरकार रही और सरकार ने बिना खर्ची, बिना पर्ची 1,43,000 नौकरियां वहां दी, 24 फसलों पर एमएसपी दिया वहां पर, जिस ढंग से वहां के बेरोजगारों को रोजगार मिला है, अवसर मिला है, किसानों के लिए भलाई का काम वहां पर हुआ है, जनता के बीच हमारे जो डेवलपमेंट का काम है उसके प्रति लोगों का ये जनादेश हमें मिल रहा है वहां पर। और दूसरी तरफ जिस ढंग से राहुल गांधी जाकर वहां के युवाओं को अपमानित किया, उन्होंने डंकी फिल्म का पात्र बना दिया। यही नहीं, उनके मेहनत कश जो हरियाणा के युवा हैं उनका अपमान वहां पर किया, और खुलेआम भ्रष्टाचार की बात करने वाली कांग्रेस एक भ्रम और भ्रांति का वातावरण बना के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। जनता ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है और बता दिया है कि अब ये राहुल जी, आप ये भ्रम की राजनीति, देश विरोध की राजनीति और इस तरह से जो आकर लोगों को जो भड़काते हैं और जो भ्रष्टाचार की राजनीति की बात जो दमाद जी वाली स्टोरी है, वो सब लोगों को पता है कि यदि कांग्रेस आएगी तो फिर से वहां पर भ्रष्टाचार की जन्य हो जाएगी। ठीक है, 28 में से 19 जो और इनका जाटलैंड भी देख लीजिए, वहां पर बीजेपी आगे चल रही है, वहां भी हम ठीक है। जाटलैंड में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप किया है, एक बार जरा मैप पर भी दिखा देंगे। लेकिन उससे पहले एक खबर आ रही है, पीडीपी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। इल्तिजा मुफ्ती जो कि बेटी है महबूबा मुफ्ती की, बिजबिहारा सीट से चुनावी मैदान में थी, वो खुद हार मान रही हैं और उन्होंने कहा है कि जनादेश हमें मंजूर है, क्योंकि देखिए ना पीडीपी की क्या परफॉर्मेंस हो गई है, 5 सीटों पर सिमट गए हैं। लौट रही हूँ, रुक जाइए 1 सेकंड, खबर बता दूं। बिजबिहारा में लोगों का प्यार मिला, इस बात को लेकर भी इल्तिजा ने जिक्र किया, और फिर वो कह रही हैं कि पीडीपी ने हार मान ली है, जनादेश का हम सम्मान करते हैं। हरियाणा पर आप अपनी बात बोल लीजिए सुप्रिया जी। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, अभी पार्टी दफ्तर से मौसमी भी हमारे साथ थी। मौसमी ने कहा कि अभी से यहाँ पर चर्चा होने लगी है कि क्या जो भूपिंदर हुड्डा को वहां पर तवज्जो दी जा रही थी, कुमारी शैलजा की बातों को नहीं तवज्जो दी, वो क्लाना सीट से लड़ना चाहती थी, ये सब पार्टी ने नजरअंदाज किया, इसका भी खामियाजा पार्टी को झेलना पड़ा। जब चुनावी रुझान आते हैं ना तो बातें बड़ी नाप तोल के करनी चाहिए, क्योंकि वही बातें अभी 1 घंटे बाद पूरी तरह से बदल जाएंगी। मैं बीजेपी के प्रवक्ता को छोटी उनसे होने के नाते छोटी सी नसीहत देना चाहती हूँ। आप लोग और मौसमी जी अभी चर्चा कर रहे थे विनेश जी की, जिन आंकड़ों की मैं बात कर रही हूँ उसका एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। विनेश जी के यहाँ 9 राउंड हो चुके हैं और 9 राउंड के बाद वो 4,437 वोट से आगे हैं, जबकि अभी तक आधिकारिक डेटा उनको ट्रेल करा रहा है। और उस पर आप लोगों ने एक चर्चा भी की और बिल्कुल सही किया, क्योंकि आपके पास तो आधिकारिक डेटा है, हमारे पास ग्राउंड से डेटा आ रहा है। 9th राउंड के बाद वो 4,500 वोट से लगभग आगे है। क्या कहेगी बीजेपी और क्या हुआ उस आकलन का? इसीलिए मैं कह रही हूं, जब रुझान इतने डायनामिक रहते हैं तो थोड़ा तोलकर और थोड़ा सोच समझकर बात करनी चाहिए। हरियाणा के हर मुद्दे को नगण्य कर देना और ये कह देना आप जीत रहे,
अभी 1 घंटे बाद आपको ये हम्बल पाई हो सकता है खाना पड़ जाए। तो इस तरह की यहाँ पर आकर छाती पीट पीट कर बातें नहीं करनी चाहिए। जवाब तो आज बीजेपी को जम्मू कश्मीर में भी देना चाहिए। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव लड़ने लायक आप लोग नहीं रहते, कश्मीर से पलायन कर लेते हैं, विधानसभा भी हार रहे हैं, तो आपने जम्मू कश्मीर की अस्मिता पर प्रहार क्यों किया? ये भी सवाल मैं पूछूंगी, मैं सवाल ये जरूर पूछूंगी। और आपके बोलते बोलते देखिए हाफ सेंचुरी बनती हुई दिखाई दे रही है जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस की। एक सेकंड आ रही हूँ 50 सीटों पर फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन जम्मू कश्मीर में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी हाफ सेंचुरी लगती हुई दिख रही है। 26 सीटों पर बीजेपी और पीडीपी ने तो वैसे ही हार मान ली है, 5 सीटों पर है। अन्य ने हालांकि अब अगर आप देखें तो 9 सीटों पर वो फिलहाल रुझानों के मुताबिक आ गए हैं, लेकिन हरियाणा में स्थिति स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है। 49 सीट्स पर 49 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, 35 सीटों पर कांग्रेस पार्टी है, 6 पर अन्य है। लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। रुझान है 11:30 बजे है, 12-1 बजे तक मुझे लगता है और भी तस्वीर साफ हो जाएगी। 2 लाइनों में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मुझे आशुतोष जी, संगीत जी और शशि शेखर जी, संजय जी से भी बात करनी। सुप्रिया जी सिर्फ 2 लाइन। मुझसे कह रही हैं आप? हाँ बिल्कुल आपसे कह रही हूँ। देखिए ना, आप लोग भी दम भर रहे थे कि हम 60 पार जाएंगे। अगर ऐसी स्थिति रहती है तब तो फिर बहुमत का आंकड़ा छूना ही मुश्किल है। तो हम्बल मैंने तो शुरुआत में ही आपसे कह दिया जी। नहीं, मैंने तो आपसे शुरुआत में ही कह दिया, मैं ज्यादा प्रचंड बहुमत की उम्मीद कर रही थी, लेकिन बहुमत हमारा ही होगा, ये भी मैं आपसे कह रही हूं। और ये बिल्कुल रुझान पलट जाएंगे। और मैंने तो आपको एक जुलाना का दे दिया ना एग्जाम्पल। जुलाना में सब लोग विनेश जी को हरा रहे हैं। विनेश जी 4,500 वोट से 9th राउंड के बाद लीड कर रही है। कहीं पर भी 9th और 10th राउंड के अपडेट्स ही नहीं आ रहे हैं, ज्यादातर 3 या 4 राउंड के बाद के अपडेट आ रहे हैं। तो मेरा अपना मानना है, लेट अस वेट, पिक्चर बिल्कुल बदलेगी और सरकार हमारी बनेगी हरियाणा में। बीजेपी ने जो जो पाप 10 साल में किए हैं उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। चेहरे बदलने से प्रायश्चित नहीं होता है, चेहरे बदलने से पलायन होता है। सुप्रिया जी, मैं आशुतोष बोल रहा हूं। आपने अभी विनेश फोगाट का डेटा दिया और आपने कहा कि 9 राउंड के बाद 4,000 वोटों से आगे हैं। तो क्या आपको बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में भी आपके पास डेटा अवेलेबल है? हमारे पास जैसे जैसे डेटा आता जाएगा मैं आपके शो पर अगले 1 घंटे के लिए पूरी तरह से बताती जाऊंगी। क्योंकि विनेश जी के व्यक्ति से मैं बात कर रही थी यहाँ आने से पहले, तो उन्होंने मुझे जो डेटा भेजा अभी वो मैंने आपको विवरण कर दिया। लेकिन मेरे पास और भी जगहों का डेटा आ रहा है, मैं आपके साथ वो साझा करूंगी। ठीक है। के शर्मा जी बोलिए। नहीं अंजना जी, एक दूसरा चुनाव आयोग है। अभी तक तो हमने यही समझा था कि चुनाव आयोग मतगणना कराता है और चुनाव आयोग अपना रिपोर्ट देता है। मुझे नहीं पता है कि एक दूसरा चुनाव आयोग इनके कांग्रेस पार्टी दफ्तर में भी खुला हुआ है जो मतगणना कर रहा है। हाँ ठीक है, समझ गया। नहीं आ रहे रोहतक से कविता जैन जी रोकर फोन मैं इतना ही केवल आपको बता दूं कि इसलिए मैं आपको केवल इतना ही बता दूं। अब बीच में मत बोलिए सुप्रिया जी थोड़ा शांति रखिए। आपके सबको पता है आपकी आदत, आप अपना फिर से पुनः संस्कार मत दिखाइए। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं अंजना जी, मेरी आदत मत बताइए, जो अपनी आप बात दिखा रहे हैं इस समय और जो रुझान चल रहा है जो चुनाव आयोग का, मैं उसके आधार पे कह रहा हूं। और माननीय जिस ढंग से हरियाणा में डबल इंजन की सरकार चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने जिस ढंग से वहां पर काम किया है डेवलपमेंट का, आज उसके प्रति हरियाणा की जनता जो है अपना जन समर्थन दे रही है। और इनको माननीय प्रधानमंत्री को गाली देने के सिवाय कोई काम नहीं है। आपने इस चुनाव में भी देखा, माननीय प्रधानमंत्री को जिस ढंग से इन्होंने अपमानित किया, उनके मृत्यु तक की कामना की, इसका भी लोगों के अंदर रोष है। मैंने पुनः कहा कि राहुल गांधी जिस ढंग से युवाओं को वहां पर अपमानित किया, दलितों को अपमानित किया गया, आरक्षण खत्म करने की बात राहुल गांधी ने की, और ये सारी चीजों का रोष हरियाणा की जनता के अंदर था। और ये जो भ्रम की राजनीति है, गुमराह करने की राजनीति कांग्रेस करती है, इसका परिणाम सामने देखने को मिल रहा है कि इस तरह से हरियाणा में के शर्मा जी एक सवाल है, शशि शेखर जी आपके पास आते हैं। ठीक है के शर्मा जी, अभी तक बहुत देर से 49 के आंकड़े हैं, लेकिन अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हुए शशि शेखर जी मेरा ये सवाल है, देखिए अभी तक 49 के आंकड़ों पर बीजेपी यहां पर लगातार टिकी हुई है, नायर सिंह सैनी के चेहरे को आगे करके पिछड़ों को एक साथ लाने की कोशिश, लेकिन कांग्रेस पार्टी भूपिंदर सिंह हुड्डा के चेहरे पर कमाल करने की बात कह रही है। आपको क्या लगता है ऐसा? क्योंकि हमने हाल ही में देखा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, तीनों राज्यों में कांग्रेस को हराकर भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से छत्तीसगढ़ में बहुत सरप्राइजिंग आंकड़ा निकलकर सामने आता। क्या वजह समझ में आती है इसके पीछे? मुझे इसके मूलतः 3 कारण समझ में आते हैं।
पहली बात यह कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई दिल्ली में कोई बात होती हो, लेकिन निचले स्तर पर वो एक जातीय समीकरण इतना बढ़िया गणित बना लेते हैं और उनके दिमाग में एक बात रहती है। मुझे उनके एक शीर्ष नेता ने कहा था कि हम 51% वोटों पर नजर रखते हैं, हमारा काम 51% वोटों पर नजर रखना है, उनको संगठित करना है। अगर आप याद करें तो 2019 में उन्होंने वो अचीव भी किया। बिल्कुल। तो एक बात। दूसरी बात, जब खट्टर को उन्होंने बनाया था तो उनके दिमाग में यही था कि जाटों का वर्चस्व वहां से तोड़ना है। और तीसरी बात, इस बार भी जब उन्होंने नायब सैनी को वो लाए, खट्टर को हटाया, एंटी इनकम्बेंसी के फेस को उन्होंने पीछे किया और उसके बावजूद उन्होंने जो जातीय समीकरण बैठाने में कोई भी किसी भी तरह में कोताही नहीं बरती। वहाँ पे अग्निवीर का मुद्दा, पहलवानों का मुद्दा, ऐसा कांग्रेस पार्टी ने बहुत जोर शोर से उठाया था इन मुद्दों को और लग रहा था कि हरियाणा में अगर ये कांग्रेस के लिए काम करेगा फिर इसका असर पूरे देश में पड़ेगा। 2 राज्यों में आगे आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव होने हैं। कांग्रेस बहुत सदनीयती के साथ चुनाव लड़ती है, बड़ी अच्छी पार्टी है, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम है, वो कुछ उसके फेसेस हैं जिनके बूते पर चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन उसके मुकाबले बेहतर तरीके से चुनाव लड़ता है। उत्तर प्रदेश इसका एक उदाहरण है कि जब कांग्रेस को बेहतर सीटें मिलती है तो वो हवा पे जीतते हैं, लेकिन अगर वो निचले स्तर पर थोड़ा और काम करें तो मुझे लगता है रिजल्ट्स उनके फेवर में जाएंगे। ऐसा नहीं। ठीक है, अपने बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उसका हम रुख करेंगे। आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी की ओर से हरियाणा के अब तक के रुझानों पर बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। एक तरफ बैठकों का दौर जारी है तो दूसरी तरफ आपको बता दें बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी का वनवास हरियाणा में जारी रहेगा। हरियाणा में कांग्रेस का वनवास जारी रहेगा, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। आपको बताते चले कि हरियाणा का यह इतिहास रहा है कि केंद्र में जिसकी रहती है सरकार, हरियाणा में उसी की बनती है सरकार। और ऐसा लग रहा है कि कम से कम ये जो परिपाटी परंपरा इतिहास की चली आ रही है उसको बीजेपी ने यहां पर कंटिन्यू कर लिया। हालांकि कभी हैट्रिक किसी पार्टी ने नहीं लगाई है और अगर बीजेपी वहां पर हैट्रिक लगा रही है अब तक के रुझानों के हिसाब से तो ये अपने आप में उसके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी, क्योंकि हाल ही में लोकसभा के नतीजे आए जिसमें हमने देखा किस तरह से बीजेपी ने जिस तरह से 400 पार का नारा दिया था लेकिन 240 के आसपास उसको समेटना पड़ा। तो हरियाणा की ये जो नतीजे क्या बीजेपी को ऑक्सीजन देने का काम करेंगे? पीयूष मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप मनोहर लाल के घर पर हैं और मनोहर लाल जब हमारे आज तक पंचायत में आए थे तो मेरे साथ इंटरव्यू में उनकी ओर से इस बात का दावा किया गया था कि बीजेपी शानदार तरीके से सरकार बनाएगी। अभी नेताजी कहां हैं, केंद्रीय मंत्री क्या बोल रहे हैं और ये जो जीत है अभी तक के रुझानों में, इसको लेकर बीजेपी कैसे आगे बढ़ रही है? पीयूष जो जितना हमने कोशिश की है मनोहर खट्टर से कि उनसे बात की जाए, लेकिन फिलहाल उनका ये कहना है कि जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक वो अपनी बात नहीं रखेंगे। हालांकि ये शुरुआती रुझान है और इन शुरुआती रुझानों में हमें दिख रहा है कैसे बीजेपी लगातार बढ़त बनाती जा रही है। शुरुआत में हमने जब देखा 8-9 बजे के आसपास बीजेपी 15-16 पर जो है वो ट्रेंड कर रही थी, लेकिन अभी 49 के आसपास बीजेपी जो है सीटों पर ट्रेंड कर रही है और ये कहीं ना कहीं राहत की बात है और खुशी की बात है। जब तक आखिरी नतीजे नहीं आ जाते तब तक बीजेपी किसी तरह का कोई बयान जो है नेताओं की तरफ से ऑफिशियल बयान नहीं आएगा। हालांकि हरियाणा में कुछ ऐसे नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का वनवास जो है वो जारी रहेगा। कुछ नेताओं को यह भी मानना है कि बीजेपी की इस परफॉर्मेंस के पीछे ना सिर्फ चेहरा बदलना बल्कि कुछ जो अलग अलग पार्टी थी, चाहे वो आईएनएलडी हो, जेजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या जो इंडिपेंडेंट्स थे, उनकी वजह से भी बीजेपी को काफी फायदा हुआ। उसका कारण ये है क्योंकि ये वो संगठन थे, ये वो पार्टियां थी जिन्होंने कांग्रेस का वोट काटा और बीजेपी को का वोट काटने वाली कोई भी पार्टी नहीं थी। साथ साथ एक और चीज जो पिछले 1 साल में हमने बदलाव देखे और जैसे ही लोकसभा के नतीजे और बीजेपी ने देखा कि हरियाणा जहां पर 2014 में 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 2019 में 10 की 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी, वहां पर बीजेपी 5 सीटें जीतती है और 5 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती है। उसी वक्त बीजेपी के नेताओं ने तय कर लिया था कि एक रणनीति के तहत काम करना है और उसी वक्त हमने देखा कि कैसे पहले मनोहर लाल खट्टर को जो है वो केंद्र में लाया गया, उनको टिकट दी गई और अब जो है पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ रही है बहुत जल्द हम देख सकते हैं ये जो रुझान है नतीजों में भी तब्दील हो जाएंगे और कुछ देर में हमको फाइनल रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे और जैसे ही नतीजे आते हैं तब हम देख सकते हैं बीजेपी के अंदर माहौल बदलता हुआ। हालांकि सुबह से कोई बड़ा नेता बीजेपी मुख्यालय नहीं पहुंचा है, अभी भी वो निगाहें उनकी लगी हुई है नतीजों पर और जैसे नतीजे आते हैं उसके बाद ही किस तरह की हम अपडेट्स जो है बीजेपी मुख्यालय से और मनोहर खट्टर के घर से भी आपको आगे दे पाएंगे।